हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.109 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन अ वेसल विद वाटर above which a layer of a lighter oil is poured. How will the level of the interface change after the whole of the ice melts? What will be the change in the total level of the liquid in the vessel? यानी आपको बताना है कि जब आइस कंप्लीटली मेल्ट होगी तो वाटर के लेवल में क्या चेंज आएगा और टोटल लिक्विड का जो लेवल है, पूरे बर्तन में लिक्विड का जो लेवल है उसमें क्या चेंज आएगा। एक बार समझें। पहले मैं एक चित्र बना रहा हूं, उससे आप समझने की कोशिश करें प्रॉब्लम को। ये एक वेसल में वाटर रखा गया है और उस वाटर के ऊपर एक लाइटर लिक्विड रखा गया है। यहां पर आप ध्यान दें कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में तीनों ऑब्जेक्ट्स, तीनों सबस्टेंसेस के बारे में बताया गया है, तो ये क्लियर है कि वाटर को सबसे डेंस पार्ट के रूप में कंसीडर किया गया है। उसके बाद आइस को गिना गया है और सबसे अंत में उस ऑयल को, जिसको यूज किया गया है इस प्रॉब्लम में। एक बार आप सुने। अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन अ वेसल विद वाटर अबव विच अ लेयर ऑफ लाइटर ऑयल इज पोवर्ड। यानी आइस को ऑयल और इस वाटर के इंटरफेस पे, यानी बीच में कहीं पर रखा गया है। ये मैंने ऑयल शो कर दिया है वाटर के ऊपर और आइस को मैं इनके बीच में कुछ इस जगह पे शो करूंगा। आप ध्यान देते रहें। ये आइस पीस मैंने इस तरह से शो किया है। इस तरह से आइस पीस तभी रुक सकता है इन दो लिक्विड्स के इंटरफेस पे जब इसकी डेंसिटी वाटर और ऑयल के बीच में हो। यहां पर ध्यान दें, अगर आइस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती तो हम इसे इस बर्तन के वेसल के बॉटम पे देखते। आइस की डेंसिटी दोनों लिक्विड्स के बीच में है तो हम इसे यहां देख पा रहे हैं। और अगर आइस की डेंसिटी ऑयल से भी कम होती तो फिर ये आइस पीस इस ऑयल के ऊपर टॉप फेस पे आके फ्लोट करता। तो तीनों स्थितियां अलग अलग हैं। सबसे कम डेंसिटी होने पर आइस इस पोजीशन पे दिखता, सबसे ज्यादा डेंसिटी होने पर वाटर के बॉटम पे जाके रेस्ट करता। और चूंकि इसकी डेंसिटी वाटर और ऑयल के बीच में कंसीडर की गई है, मैंने इसे इस इंटरफेस के पास इसे प्रेजेंट किया है। कुछ इस तरह का पिक्चर बन रहा है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हाउ विल द लेवल ऑफ इंटरफेस चेंज। तो इस इंटरफेस के लेवल में क्या चेंज आएगा एंड व्हाट विल बी द चेंज इन द टोटल लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल, और इस टॉप लेवल में क्या चेंज आएगा। ये दो बातें हमें सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे आइस के वॉल्यूम को V कंसिडर कर रहा हूं। आप ध्यान दें, इसका जो पार्ट वाटर में डिप है, डूबा हुआ है, उसे V1, और चूंकि इसे V1 मान लिया गया है तो इस ऊपर वाले पार्ट को मैं V माइनस V1 मान रहा हूं। आप ध्यान दें। अब सबसे पहले इसके इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी उसे ध्यान से देखें। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं इस आइस के लिए। सबसे पहले मैं इसका वेट शो करूंगा। मैं आइस का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान दें। इसके वेट के रूप में मैं लिखूंगा मास इंटू ग्रेविटी। मास को मैं इसके वॉल्यूम और आइस की डेंसिटी के प्रोडक्ट से शो कर रहा हूं इंटू ग्रेविटी। जो पार्ट वाटर में डूबा हुआ है उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट को मैं लिख रहा हूं V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। और जो पार्ट इस ऑयल में है उस पर अगर मैं अपथ्रस्ट को शो करूं तो उसे मैं लिख पाऊंगा V माइनस V1 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी। कुछ इस तरह से मैंने तीनों कंपोनेंट, यानी कि इसका वेट वाटर में डिप्ड पार्ट पर अपथ्रस्ट और ऑयल में रखे हुए पार्ट पर अपथ्रस्ट को शो कर दिया है। और चूंकि ये पीस इक्विलिब्रियम में है तो अब मैं इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखूंगा वेक्टोरियली। अब ध्यान दें, अपवर्ड डायरेक्शन को जे वेक्टर मानते हुए इक्वेशन क्या बनेगी सुने। V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, ये जे कैप की डायरेक्शन में है। V माइनस V1 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G, ये भी जे कैप की डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन में पहले एक साइड ही लिख लेते हैं, प्लस V रो ऑफ आइस इंटू G।
विथ माइनस जे कैप, ये डाउनवर्ड है और इनका नेट सम होना चाहिए नल वेक्टर। सो अगर मैं बोथ साइड जे वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर करूं, इसे 0 जे कैप लिख करके, तो क्या आउटकम आएगा, ध्यान दें, ये बनेगा V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस V माइनस V1 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू V इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। ये माइनस जे इस तरफ आके प्लस जे हो जाएगा, आप समझते हैं। फिर जे की कोफिशिएंट कंपेयर करके मुझे कुछ इस तरह का आउटकम मिलेगा। ग्रेविटी का टर्म मैं कैंसिल कर चुका हूं और अब V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दें, ये होगा V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल। ध्यान देते रहे, मैंने इस टर्म के साथ इस सेकंड पार्ट को इन्वॉल्व कर दिया है और जो फर्स्ट पार्ट है उसे मैं राइट में शिफ्ट करूंगा। V को कॉमन लेके मैं लिखूंगा रो ऑफ आइस माइनस रो ऑफ ऑयल, यानी ऑयल का एक टर्म V इंटू रो ऑयल इधर आ गया है और एक माइनस वाला टर्म इसके साथ इन्वॉल्व है। और ऐसा करने से V1 का वैल्यू मुझे मिला है V इंटू रो ऑफ आइस माइनस रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ ऑयल। कुछ इस तरह का वॉल्यूम हमें मिला है, वो पार्ट का वॉल्यूम है ये जो वाटर में डिप्ट है। तो वाटर में कितना हिस्सा है इस इंटरफेस पे, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इतना पार्ट वाटर में डूबा हुआ है और रिमेनिंग ऑयल में है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब दूसरी कहानी की तरफ आए। बोला गया है कि जब ये आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो स्थिति पर डिस्कस करें। तो यहां पर अब ध्यान देना शुरू करें। जब ये आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं ये पानी बन जाएगा। सो अगर मैं मास कंजर्वेशन के कंसेप्ट से ये पता लगाने की कोशिश करूं कि पानी बनने के बाद V वॉल्यूम का आइस कितने वॉल्यूम वाटर देगा, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, ध्यान दें। V वॉल्यूम आइस का इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, यानी इतना मास होगा टोटल आइस का, और जब ये मेल्ट होकर वाटर बनेगा तो हम जानते हैं कि मास चेंज नहीं होना चाहिए। सो अगर वाटर में कन्वर्जन होके मैं वॉल्यूम को V2 मान लूं, तो जो वाटर डेवलप होगा इस आइस के मेल्ट होने से, उसे हम लिखेंगे, उसके मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रिएटेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसे सॉल्व करने पर V2 का वैल्यू आ जाएगा V इंटू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी क्लियरली अगर आइस की डेंसिटी वाटर से कम है तो हम समझ सकते हैं कि V वॉल्यूम की बर्फ के गलने के बाद जो पानी बनेगा वो उससे कम वॉल्यूम का होगा, और जो हिस्सा पहले से पानी में डिप्ड था केस में जब आइस थी, तो तब का वॉल्यूम हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इन दोनों डाटा के बेस पे हमें डिसीजन लेना है कि जो इंटरफेस है दोनों लिक्विड का, उसके लेवल में क्या चेंज आएगा और टॉप लिक्विड के लेवल में क्या चेंज आएगा। तो अब ध्यान दें, यहां पर इस मिडिल इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस मिडिल इंटरफेस के नीचे वाटर का टोटल लेवल बना हुआ है और इसके अलावा बर्फ का V1 वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है, यानी जितना स्पेस इस वाटर ने लेवल क्रिएट करने के लिए लिया है उसमें इसने अपने टोटल वाटर को और बर्फ के इतने वॉल्यूम V1 को शामिल किया है। और ध्यान दें कि इस आइस के कंप्लीटली मेल्ट हो जाने के बाद जब ये कंप्लीटली वाटर बन जाएगा तो उस वाटर का वॉल्यूम भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये कंफर्म करना होगा कि जो वॉल्यूम इस आइस ने अभी तक वाटर में घेरा हुआ था, यानी V1, वो ज्यादा है या वो वॉल्यूम ज्यादा है जो इस आइस के मेल्ट होने के बाद पानी कवर करेगा। तो इस आइस के मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा उसका वॉल्यूम मेरे सामने है, और जितना वॉल्यूम इस आइस ने वाटर के अंदर कवर अप किया था वो वॉल्यूम V1 है। अब ये बात आप भी समझते हैं कि अगर V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा आ गया, यानी अगर वो वॉल्यूम ज्यादा आ गया जो पहले से आइस का पानी में डूबा हुआ था, तो क्लियरली वाटर का लेवल गिर जाएगा। लेकिन एक बात पे और ध्यान दें कि अगर V2 का वैल्यू V1 से ज्यादा आ गया तो इसका अर्थ ये होगा कि इंटरफेस का जितना लेवल मेंटेन्ड था वाटर और इस आइस के V1 वॉल्यूम के कारण, अब वाटर मेल्ट होके उससे ज्यादा वॉल्यूम की डिमांड करेगा, और अगर ज्यादा वॉल्यूम की डिमांड करेगा तो आप समझ सकते हैं कि इंटरफेस का लेवल बढ़ जाएगा। यानी इंटरफेस का लेवल बढ़ेगा या घटेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि V1 वॉल्यूम ज्यादा है या इस आइस के मेल्ट होने के बाद बनने वाले पानी का वॉल्यूम ज्यादा है। ये बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर 4 कमरों के मकान में रहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 3 कमरों की है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएगा।
लेकिन अगर आप 4 कमरों के मकान में रहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 6 कमरों की है तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होगी। ठीक वैसा ही यहां पर भी है कि ये इंटरफेस क्रिएट किया है वाटर और इस आइस ने मिलकर आइस के V1 वॉल्यूम, आइस का जो वॉल्यूम ऑयल में है मैं उसे नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस लेवल को मेंटेन करने में किसका हाथ है। सो ये वॉल्यूम मेंटेन हुआ है इस वाटर और आइस के इस वॉल्यूम V1 के कारण, और जब ये आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा तो हम समझते हैं वाटर वाटर में मिक्स हो जाएगा, और तब हमें ये देखना होगा कि जो V1 वॉल्यूम पहले से ही आइस ने इस वाटर में घेरा हुआ है क्या उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। और तभी मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको जो अब मेल्टिंग के बाद स्पेस चाहिए अगर वो इस V1 से कम है, यानी अगर ये वाला केस है तो कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा, बल्कि इससे कम से काम चल जाएगा और आप लेवल को थोड़ा और नीचे गिरा पाएंगे। लेकिन अगर इस आइस के मेल्ट होने से बनने वाले वाटर ने V1 से ज्यादा डिमांड की तो यानी आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है वो कम है, आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इस सेकंड कंडीशन के लिए ये इंटरफेस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो बस अब क्वेश्चन इस V1 और V2 के कंपैरिजन पे टिका हुआ है। इस कंपैरिजन से पहले एक बात आपको और बता दूं मैथमेटिकली, आप ये बात पे ध्यान दें कि अगर किसी रेशियो में, जैसे मान लीजिए एक रेशियो 3:8 है, सो अगर किसी रेशियो में आप एक फिक्स नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जोड़ते चले जाएं लगातार, तो ये बात हमेशा याद रखें कि रेशियो इंक्रीज होता है। जैसे उदाहरण के लिए 3/8 से बड़ा होगा 4/9, मैंने 1 को ऊपर नीचे जोड़ा, और इससे भी बड़ा होगा 5/10, और जैसे जैसे मैं नंबर ऐड करता चला जाऊंगा सेम नंबर मुझे ऊपर नीचे जोड़ना है तो ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा। सो अगर मैं इस कंसेप्ट पर ध्यान दूं और इसे इस सवाल से जोड़ने की कोशिश करूं तो आगे मुझे कुछ नहीं समझाना पड़ेगा, आप समझ चुके होंगे कि ये रेशियो रो आइस और रो वाटर में रो ऑयल को माइनस करके बना है, यानी इस रेशियो को ऐसा बनाने के लिए मुझे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रो ऑयल को ऐड करना है। और हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को ऊपर नीचे ऐड किया जाने की जरूरत पड़ रही है तो रेशियो बढ़ता है, और अगर मैं इस बात को यूज करूं तो इसके मुकाबले इस रेशियो को बड़ा होना चाहिए। यानी जो दो कंडीशन के बीच में हम खेल रहे थे उसमें V2 V1 से बड़ा है, ये बात इन आंकड़ों से जस्टिफाई हो जाती है। एक बार फिर समझ ले कि इस रेशियो में न्यूमरेटर पे रो ऑयल को आप ऐड करिए, वही आप डिनोमिनेटर पे भी ऐड करिए तो ये रेशियो बन जाएगा, यानी इसमें कुछ ऐड करके ये बना है, और आप जानते हैं ऐसा करने से रेशियो बढ़ता है। सो V2 का वैल्यू V1 के कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए, और इस बात का सीधा अर्थ ये है कि जितनी जगह आइस ने वाटर में घेरी हुई थी वो कम पड़ रही है, उससे ज्यादा जगह वाटर को चाहिए इस वाटर में मिक्स होने के लिए। सो क्लियर आंसर आ चुका है कि इस इंटरफेस का लेवल बढ़ जाना चाहिए इस प्रोसेस। सो इंटरफेस का लेवल बढ़ जाएगा, हमारा पहला आंसर है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो टॉप लेवल है ऑयल के ऊपर, उस लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से समझें, एक बार फिर कंपैरिजन की बात आ रही है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली वॉल्यूम कंपैरिजन पर आधारित है। सो टॉप लेवल के चेंज को समझने के लिए फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दें। मान लीजिए इस बर्फ के गलने से पहले जो वाटर हमने यूज किया था उसका वॉल्यूम V3 है, जो ऑयल हमने यूज किया था ऊपर उसका वॉल्यूम V4 है, और आइस का वॉल्यूम हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं V, यानी तीनों सिस्टम का टोटल वॉल्यूम कुछ इतना था। अब ध्यान दें, जब ये आइस मेल्ट हो गई और पानी बन गया तो अब मैं दूसरी बार लिखूंगा कि अब हमारे सिस्टम का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो इस सेकंड केस में वाटर का वॉल्यूम जो V3 था वो तो अभी भी V3 रहेगा, वो वाटर अभी भी अवेलेबल है। जो ऑयल था उसका वॉल्यूम V4 था, वो अभी भी रहेगा। लेकिन जो आइस ने V वॉल्यूम घेरा था, क्योंकि वो मेल्ट होके पानी बन चुकी है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होके हो गया है V इंटू रो आइस अपॉन रो वाटर, यानी वो वॉल्यूम चेंज होके कुछ इतना हो गया है। सो जो वॉल्यूम इस वेसल के अंदर टोटली सारे कंपोनेंट मिला के इतना था, अब वो सारे कंपोनेंट मिला के इतना हो चुका है। आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा, और इस कंपैरिजन से हम ये जान पाएंगे कि इस टॉप लेवल की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। सो आइए कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म दोनों में कॉमन है,
और थर्ड टर्म में यहां V है और यहां V रो आइस अपॉन रो वाटर। हम जानते हैं कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। सो चूंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली कम है और मुझे ग्रेटर का साइन इसकी तरफ लगाना चाहिए। यानी क्लियरली कहा जा सकता है कि पहले वेसल में वॉल्यूम कंटेंट ज्यादा था और आइस के मेल्ट होने के बाद ये कंटेंट कम हो गया है। अगर कंटेंट कम हो गया है तो इस टॉप फेस यानी इस लेवल को डिक्रीज होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब ये आना चाहिए कि जो इंटरफेस है वाटर और ऑयल का उसे तो इंक्रीज होना चाहिए, उसका लेवल राइज होना चाहिए, लेकिन जो टॉप लेवल है वेसल में लिक्विड्स का उसे डाउन होना चाहिए। सो एक आंसर आएगा इंटरफेस इंक्रीज यानी राइज होना चाहिए और दूसरा आंसर आएगा कि टॉप लेवल को डिक्रीज होना चाहिए। सो इस तरह से आप फ्लोटेशन के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।